नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की ही पोल खोलने में लगे हुए हैं। और वो इसलिए क्योंकि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की एनिवर्सरी पर एक मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे, और उस लेक्चर को देते देते उन्होंने चाइना पर एक बहुत बड़ी बात कह डाली, और ऐसा लगा कि मोदी जी को ही झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये कहा कि भारत का चीन के साथ सीमा और रक्षा गतिविधियों पर कुछ विवाद है, लेकिन व्यापार जैसे संबंधों के अन्य पहलू भी हैं, जहां नई दिल्ली और बीजिंग सहयोग करना जारी रखा है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने यह भी कहा कि चीन महत्वपूर्ण है, हमारी सीमाओं पर कुछ विवादित क्षेत्र हैं, हमें उनकी कुछ रक्षा गतिविधियों को लेकर चिंता है, लेकिन उनके साथ व्यापार जैसे अन्य क्षेत्र भी हैं, जहां तक संभव है हम सहयोग करने का प्रयास करेंगे। यानी कि वो एक तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमारी मजबूरी है, हम चाइना के साथ सहयोग करते रहेंगे, भले ही वो हमारी घुसकर हमारी कितनी भी जमीन ना हड़प ले। कितनी सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, अगर आपको याद हो, सैटेलाइट इमेजेस में शो किया गया है कि चाइना ने गांव बसाने शुरू कर दिए हैं, खासकर अरुणाचल वाला जो बॉर्डर है और जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर सैटेलाइट इमेजरी ने शो किया कि वहां पर छोटे छोटे गांव बसने लगे हैं, वहां पर जो रीइंफोर्समेंट्स हैं उनको बढ़ाने लगा है चाइना। और ये टिप्पणी अजीत डोवल की एक ऐसे समय में आई है जब भारत और चीन 2020 की गर्मियों में गलवान में हुई सैन्य झड़पों के बाद बिगड़े संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। डोभाल, जो सीमा मुद्दे पर भारत के विशेष प्रतिनिधि भी हैं, ने पिछले एक दशक में अपने समकक्ष वांग यी के साथ लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद का समाधान खोजने के लिए नई दिल्ली की वार्ता का नेतृत्व किया है। डोभाल पिछले दिसंबर में वांग से मिलने बीजिंग गए और अगस्त के में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता के तहत नई दिल्ली में चीनी विदेश मंत्री की मेजबानी की थी। यानी कि जो उनका झुकाव है वो चाइना की तरफ है, और वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए हमारे कुछ विवाद हो सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ सहयोग करने की कोशिश करेंगे। और साथ में, ये तो चाइना का मुद्दा था, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो एक तरीके से जेन जी के बारे में डोभाल क्या राय रखते हैं वो भी पता चला। उन्होंने ये कहा कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, उसमें पिछले 3.5 वर्षों में हुए सत्ता परिवर्तन की मुख्य वजह खराब शासन यानी कि पुअर गवर्नेंस रही है। जेन जी आंदोलन से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। यानी कि वो जेन जी की जो ताकत है या जेन जी से उमड़े आंदोलन की जो ताकत है वो उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। और ये सारी बातें चाहे वो चाइना पर हो चाहे जेन जी पर हो, उन्होंने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर को देते वक्त ये सारी बातें कही थी। तो आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डोभाल क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो मोदी जी का पर्दाफाश कर रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट इस समय है। सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। डोभाल के स्टेटमेंट से आपको क्या लग रहा है? पहले तो मैं चाइना से शुरुआत करूंगी कि डोभाल बोलना क्या चाह रहे हैं। वो क्या ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी चीन को लाल आंख नहीं दिखा सकते, क्योंकि डोभाल साहब ज्यादा इंक्लाइंड है चाइना की तरफ? जी। मेरे ख्याल से भारत की पूरी विदेश नीति भाजपा के राज में सांप छुछुंदर जैसा वो फंस गई है। उसको पता नहीं लग रहा है उसको करना क्या है। वो जब चीन के नजदीक जाती है तो अमेरिका का प्रेशर आ जाता है, जब अमेरिका के नजदीक जाती है तो चीन का प्रेशर आ जाता है। और हमें पता है कि दुनिया में दो ही विश्वगुरु आज की तारीख में हैं, और उन दोनों ही विश्वगुरु में से एक भी भारत नहीं है। एक विश्वगुरु अमेरिका है, दूसरा विश्वगुरु चाइना है। ये दोनों इतने बड़े हैं कि परसों शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हुई तो उन लोगों ने आपस में बोल लिया कि हम दोनों G2 हैं। मतलब ना आपको G20 चाहिए ना G7 चाहिए, G2 है। मतलब दुनिया में और प्रकृति भी हमें पता है दो ध्रुवीय होती है। धरती गोल है, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। घर में मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसमें भी दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है। दिन होता है, रात होती है। तो दो ध्रुव हमेशा होते हैं, और दुनिया की राजनीति में, दुनिया की कूटनीति में, दुनिया पर प्रभाव डालने वाले क्षेत्र देशों में दो ही देश आज प्रमुख हैं। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चाइना है। 1980-90 के दशक तक वो अमेरिका और सोवियत संघ था, लेकिन जैसे जब के बाद से सोवियत संघ टूटा है तब से वो सोवियत संघ की जगह चाइना ने ले ली है। बाकी भारत का बीजेपी इकोसिस्टम अपने को जितना ज्यादा विश्वगुरु कह रहा है, कहने के लिए कोई भी कह सकता है,
कहने के लिए हम भी कह सकते हैं कि हम अमिताभ बच्चन हैं, लेकिन आप मेरे कहने से आप मान थोड़े लेंगे, जनगण मन के दर्शक थोड़े समझ जाए, मान लेंगे कि सिद्धार्थ शर्मा अमिताभ बच्चन है। बोलने के लिए मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, शेख चिल्ली बनने में किसी को कोई रोकता नहीं है। तो दिक्कत यह है कि इनके साथ समस्या अब ये आ गई है कि चीन और अमेरिका दोनों के दबाव में ये आ गए हैं, ये बिल्कुल अब स्पष्ट है। 2020 में जैसे ही भारत ने क्या किया, मैं चीन के साथ भारत के जो भी संबंध थे, थोड़े गर्म थे, थोड़े नरम थे, लेकिन वो चल रहे थे। 2019 में इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नया कानून लाया, क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले तो धारा 370 हटाई, जो कि अच्छा किया। उसके बाद जो नई वहां पर जम्मू कश्मीर को 3 भाग किया, एक जम्मू किया, कश्मीर किया और तीसरा इन्होंने लद्दाख किया। तो इन्होंने क्या किया कि काफी सारे क्षेत्र लद्दाख में वहां पर रिप्रेजेंटेशन दे दिए, जो कि क्षेत्र नक्शे पर भले भारत के पास हो, लेकिन अक्साई चिन नाम की वो जगह है जो कि कब्जे में चीन की है। तो चीन के पास बहुत लंबे समय से वो जगह है, लेकिन क्योंकि भारत को अपने नक्शे के अनुसार अपना कानून बनाना था, तो वो नक्शे में उन्होंने जब बनाया, तो उन्होंने चीन के कुछ क्षेत्रों में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब अपने प्रतिनिधि वहां से आएंगे करके डाल दिया। उसी तरह से हमें पता है, जब जम्मू कश्मीर का भी इन्होंने वहां की विधानसभा बनाई है, तो वहां पर भी शायद 24 सीटें इन्होंने गिलगिट के क्षेत्र में रखी है, क्योंकि गिलगिट का क्षेत्र हमारे अनुसार भारत के नक्शे पर है, लेकिन जब जब से लड़ाई हुई है, तब से लाइन ऑफ कंट्रोल होने के चलते गिलगिट का क्षेत्र आज के डेट में पीओके कहा जाता है, पाक ऑक्युपाइड अधिकृत कश्मीर है। लेकिन वो क्योंकि ये भारत के अनुसार भारत के नक्शे में है, इसीलिए हमने वहां पर भी 24 सीटें या कुछ दे के रखी है। भले वहां पर चुनाव हम नहीं करवा पा रहे हैं, लेकिन 24 सीटें वहां के लिए भी निर्धारित है। तो जैसे ही इन्होंने चीन को क्या कहते हैं, लद्दाख में अपनी सीटें घोषित की, चीन को गुस्सा आया और उसने गालवान को अंजाम दिया। गालवान में हमने देखा हमारे भारत के सैनिकों को, खास करके बिहार रेजिमेंट के सैनिकों को, चीन के लोगों ने, चीन के सैनिकों ने क्या कहते हैं, लाठी से, हथौड़े से, कटीले तारों को बांध के, डंडों से बहुत ज्यादा मारपीट की थी, ये हम सबको पता है। और उसके बाद ये भी पता है कि करीब करीब 4000 वर्ग फुट क्षेत्र आज की तारीख में भी चीन के कब्जे में है। और ये चीज हम नहीं बता रहे हैं, भाजपा के ही सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार नहीं कई बार बताया है, आप ही के चैनल पर जनगण मन को भी बताया हुआ है। तो ये चीज स्पष्ट है। यहाँ पर समस्या यह है कि जिस समय इस विषय को, यह विषय बहुत बड़ा उठा था 2020-21 में, उस समय भारत के प्रधान जी को जब यह पूछा गया, तो उन्होंने संसद में या सार्वजनिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था, कहीं भारत में कोई ना घुसा है, न घुसेगा, न घुसा था। ये तीनों चीज उन्होंने कही थी, न घुसा था, न घुसा है, न घुसेगा। अब मुझे बताइए, भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई घुसा नहीं है, कोई घुसा नहीं था, और उन्हीं के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज अगर कह रहे हैं कि हमारा सीमा में उनके साथ विवाद है, तो इसका मतलब तो दोनों के बीच में विरोधाभास आ गया। आप किसकी बात मानेंगे? आप भारत के प्रधान जी की बात अगर मानते हैं, तो अब चीन हमारे यहाँ 1 इंच भी जमीन पर, भारत की जमीन पर चीन के कोई सैनिक नहीं है। अगर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात मानते हैं, तो हमारा उनके साथ सीमा का विवाद है। अगर कोई पाकिस्तान, चीन का कोई 1 इंच भी जगह पर चीन ने भारत में घुसपैठ की ही नहीं, तब तो सीमा का विवाद हो ही नहीं सकता। जैसे मेरा और आपका किसी भी तरह का सीमा का विवाद नहीं है, क्योंकि आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं, हम किसी दूसरे शहर में रहते हैं। मेरा सीमा का विवाद किसी से होगा तो मेरे पड़ोसी से होगा ना। तो पड़ोसी के साथ अगर सीमा का विवाद है, इसका मतलब जमीन पे वो कब्जा किए हुए है। दूसरी तरफ प्रधान जी तो कहते हैं कि कोई आया नहीं। तो यहाँ पर एक चीज अब स्पष्ट हो रही है कि भारत की विदेश नीति, और ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ये कोई मुझे और आपको तो सलाह देते नहीं है, ये कोई हमको और आपको जनता को तो सलाह नहीं देते, ये सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को ही। तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जो कि भारत के प्रधानमंत्री को राय देते हैं, उनके सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका कहना है कि चीन के साथ हमारा सीमा का विवाद है, इसका मतलब चीन हमारी सीमा में घुसा हुआ है। और जिसको वो राय देते हैं प्रधान जी, वो कहते हैं कि कोई नहीं घुसा है। इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में काफी विवाद चल रहा है, और ये दबाव चीन के ओर से आया हुआ है। ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो रहा है कि चीन के भयंकर दबाव में ये हैं, और सिर्फ चीन के नहीं, अमेरिका के भी दबाव में हैं। और ये भी हमें पता है, जिस समय गालवान घाटी का हुआ था, उसके बाद जब काफी सारे बार भारत के क्या कहते हैं, सेना के प्रमुख प्रमुख मतलब सेना की जो टीम थी, और चीनी सेना की जो पीएलए जिसे कहा जाता है, पाकिस्तान, सॉरी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसे चीनी सेना कहते हैं, उन दोनों के बीच में भी जब बातचीत हुई थी, तो उन लोगों ने भी अंदर खाने में यही बात कही थी कि आप जो अपना विश्वगुरु का जो ये नारा लगा रहे हो ना, ये नारा लगाना बंद करो, क्योंकि जितना ज्यादा नारा लगाओगे हम उतना दबाव ज्यादा लाएंगे।
तो भारत के साथ मेरे ख्याल से भारत की विदेश नीति भाजपा के विचारधारा की बंधक अब बन गई है, क्योंकि 2014 से पहले भारत में भले सरकारें बदलती थी, हमें पता है 2014 से पहले भारत में कांग्रेस की भी सरकार रही, लेफ्ट फ्रंट की भी सरकार रही, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी की दक्षिण पंथ की भी सरकार रही। तो भारत की आजादी से लेकर 2014 तक भारत में मध्यम मार्गीय सरकारें भी थी, वामपंथी सरकारें भी थी और फिर दक्षिणपंथी सरकारें भी थी। वाजपेयी को देखिएगा तो वो राइट विंग के सरकार थे, कांग्रेस को देखिएगा तो वो सेंट्रिस्ट सरकार थी। उसके अलावा एक दो बार भारत में लेफ्ट फ्रंट की भी सरकार, प्रमुख रूप से बहुत लेफ्ट फ्रंट के मदद से यूनाइटेड फ्रंट की सरकार रही, चाहे वो देवेगौड़ा जी की सरकार रही हो, गुजराल जी की सरकार रही हो। तो भारत में लेफ्ट, सेंटर एंड राइट तीनों की सत्ताएं 2014 तक रही, लेकिन भारत की विदेश नीति हमेशा कंसिस्टेंट रही, क्योंकि भारत की विदेश नीति किसी पार्टी की विचारधारा से बंधी हुई नहीं थी, वो भारत के हित की नीति थी। दिक्कत ये हुई कि जब से भाजपा आई है, तब से भाजपा की नीति को उन्होंने भारत की नीति के से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। वो भाजपा की जो अपनी विदेश नीति थी, भाजपा की एक विदेश नीति हो सकती है, लेकिन भाजपा भारत से छोटी इकाई है, भारत बड़ी इकाई है, भाजपा छोटी इकाई है। लेकिन भाजपा सत्ता में आते ही उसको लगा कि मैं भारत से बड़ा बन गया, उन्होंने अपनी पूरी विदेश नीति को उलटफेर कर दिया। उलटफेर करके ये अमेरिका से ज्यादा सटने के लिए चले गए। अमेरिका से ज्यादा सटने के चक्कर में चीन गुस्से में आ गया। चीन से ज्यादा सटने के लिए, चीन को मनाने के लिए आप चीन के साथ शी जिनपिंग के साथ झूला झूलने लगे, उसके साथ झूला झूलने लगे तो ट्रंप को गुस्सा आ गया। अब दिक्कत यह है कि न तो आपको इस पर अमेरिका आपको पसंद कर रहा है और न ही चीन आपको पसंद कर रहा है। अमेरिका को गुस्सा है कि आप चीन के साथ ब्रिक्स में बैठे हुए हैं, चीन को गुस्सा है कि आप अमेरिका के साथ क्वाड में बैठे हुए हैं, क्योंकि ब्रिक्स का काम है अमेरिका को कमजोर करना, क्वाड का काम है चीन को कमजोर करना। आप दोनों के सदस्य अगर बन गए हैं तो एक तरह से आप जोकर कहलाए गए हैं। जोकर को कोई भरोसा नहीं करता है कि भैया ये उस टीम में भी खेलता है, इस टीम में भी खेलता है, ये दोनों के लिए खेलता है, तो इसकी 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 विश्वसनीयता क्या। तो मेरे ख्याल से जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये कह रहे हैं, तो वो जाने अनजाने में भारत के प्रधान जी जो चीज कह रहे हैं उसका विरोध करते हुए दिख रहे हैं, उसका विरोधाभासी बात बोल रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विदेश नीति आज पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इंग्लिश में जिसे कहते हैं हेडलेस चिकन। अगर मुर्गी का गर्दन काट दिया जाता है, मुर्गी, जिंदा मुर्गी का, तो वो दौड़ती रहती है, छटपटाती रहती है, वो कहाँ जा रही है, क्योंकि उसका गर्दन तो कट गया है, न तो उसको आंख है, न तो नाक है, न तो कान है, वो दिखती तो दिख नहीं रहा है, सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन फड़फड़ाती रहती है। तो मेरे ख्याल से ये स्थिति आ गई है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि विदेश नीति तो पूरी डिस्कनेक्टेड लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोवल साहब भी अब जमीन से भी डिस्कनेक्ट हो गए। अब वो बताइए कि वो नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में बता रहे हैं कि वहां पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसमें जेन जी की कोई भूमिका नहीं है, ये खराब शासन की वजह से हुआ है। अब क्या वो जो जेन जी की जो ताकत है उसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो अपने देश के जेन जी को एक संदेश दे रहे हैं कि भाई खबरदार, आप हमारे खिलाफ मत खड़े होइएगा, जैसे कि हिमाकत मत करिएगा जो बांग्लादेश और श्रीलंका और दूसरे देशों में हुआ है। देखिए, ये साहब जो जेम्स बॉन्ड जी जो कह रहे हैं ना, जेम्स बॉन्ड 007, हिंदुस्तान के इंडियन वर्जन ऑफ, हिंदुस्तानी वर्जन है ये जेम्स बॉन्ड के, क्योंकि व्हाट्सएप पे इनके फैन लोग इनको जेम्स बॉन्ड के रूप में बहुत प्रचारित करते हैं, मैं देखा हुआ हूँ। तो मुझे ये बताइए, इन्होंने कहा कि मोदी जी के जेम्स बॉन्ड, मोदी जी के जेम्स बॉन्ड। हाँ, तो तो खैर इनके भक्त लोग वो बोलते हैं, तो ठीक है, जो बोलते हैं वही हम भी बोलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जेम्स बॉन्ड वगैरह असली तो कैरेक्टर है नहीं, ये सब तो हवाई कैरेक्टर है। तो हवाई कैरेक्टर है तो असली कोई, आप असली बात कीजिए तो ठीक है, हवाई बात से अगर आप अगर अपनी तुलना किसी हवाई, क्या कहते हैं, काल्पनिक चीज से कीजिएगा तो कर सकते हैं, हम भी कर लेते हैं। हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि भारत के पड़ोस में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में जो हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि सरकारें सुशासन नहीं दे सकी, वहां पर कुशासन हो गया, गुड गवर्नेंस नहीं रहा, इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। अगर इस बात को इन्होंने जो कहा उसको उसी तरह से मान लें, तो मुझे ये बताइए कि श्रीलंका तो भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका के साथ तो भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। बांग्लादेश में जिस समय तक शेख हसीना थी, उसके उसके साथ, शेख हसीना के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध थे। इतने अच्छे संबंध थे कि शेख हसीना को पाकिस्तान, बांग्लादेश से उनके लोगों ने भगा दिया, तो आपने आज तक उनको शरण दे के रखी है।
तीसरा नेपाल, नेपाल को तो आप हिंदू राष्ट्र अपना भाई मानते हैं। तो ये तीनों देश और ये तीनों देशों का शासन अगर आपका दोस्त था, तो आपके पास इतना बड़ा अगर आइडिया था, आपको इतना बड़ा ज्ञान था कि कुशासन हो जाएगा तो वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, और आपके दोस्त वहां पर सत्ता में थे, तो ऐसा होने से पहले उन्होंने आपने, आप तो जेम्स बॉन्ड है, आपको तो सब कुछ पता है, आपने उनको क्यों नहीं बोला कि अपना काम ठीक कर लो, अपना कुशासन को ठीक कर लो, नहीं तो तुम्हारी सत्ता चली जाएगी। ये आपने बताया क्यों नहीं? अरे महाराज, रोड पर भी जाते हैं, रोड के सामने भी अगर रोड खराब होती है ना, सामने एक बोर्ड लगा रहता है कि आगे रास्ता खराब है। तो अगर आपके दोस्त लोग बगल में सत्ता में थे और आपको इतना बड़ा ज्ञान था, इतना बड़ा एक ज्ञान था कि कहीं पर अगर कुशासन हो जाता है तो वहां सत्ता परिवर्तन हो जाता है। शेख हसीना आपकी दोस्त थी, नेपाल में हिंदू राष्ट्र है, श्रीलंका में आपकी चलती है, श्रीलंका के हम श्रीलंका में आपने अदानी जैसे लोगों को ठेका दिलवाया हुआ है। तो तीनों देशों के साथ जब आपके संबंध अच्छे थे, वहां की सत्ताएं आपकी दोस्त थी, तो आपने उनको पहले से आगाह क्यों नहीं कर दिया कि आपके यहाँ तो सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्योंकि हमारी थ्योरी के अनुसार जहां पर भी कुशासन होता है वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। आपके यहाँ अगले 1 महीने के अंदर लोग खड़े हो जाएंगे और आपको सत्ता से बाहर कर देंगे, इसलिए अपने आप को ठीक कर लो। अगर वो भारत ने ऐसा राय क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये है कि इनको वो सब ज्ञान नहीं है। इंग्लिश में एक कहावत है नीलू जी, इन इन हाइंडसाइट एवरीवन्स आईसाइट इज 20/20। मतलब कुछ कोई घटना हो गई ना, उसके बाद कोई भी बहुत अच्छा पूर्वानुमान लगा सकता है, हमने तो ऐसा बोला था, हमने तो ऐसा बोला था। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है, सब लोगों को जान के रखना चाहिए कि जिस तरह से ज्वालामुखी फूटेगा ये तो सबको पता होता है, कितनी तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर फूटेगा ये कोई नहीं बता सकता। जो ज्वालामुखी का साइंटिस्ट है वो भी नहीं बता सकता कि ये कितने बजकर कितने मिनट पर फूटेगा। तो जनता का जो आक्रोश है, सिस्टम से, किसी व्यवस्था से जनता का जो आक्रोश है, वो आक्रोश किस समय किस रूप में फूटेगा ये कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता। जेम्स बॉन्ड तो अपने आप में एक काल्पनिक कैरेक्टर है। तीसरी बात, अगर ये कहते हैं कि वहां पर क्या कहते हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में कुशासन हो गया, सुशासन रहा नहीं, इसीलिए सत्ता परिवर्तन हो गया, इसका मतलब आप ये तर्क दे रहे हैं जहां पर गुड गवर्नेंस नहीं है वहां पर लोग सड़कों पर आएंगे और सत्ता परिवर्तन कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर इस थ्योरी को मान लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक ने गुड गवर्नेंस के 5 सबसे बड़े पैरामीटर्स बनाए हैं। और वर्ल्ड बैंक वो एक ऐसी संस्था है जिससे भारत का सबसे बड़ा ऋणदाता, भारत का सबसे ज्यादा कर्ज भारत को देने वाला वर्ल्ड बैंक है। इसीलिए आप वर्ल्ड बैंक को किसी साजिश का एंटी नेशनल आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उससे पैसा लिया है। उसने 4-5 चीजें बताई हैं जो कि गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स हैं। एक होती है अकाउंटेबिलिटी, मतलब पारदर्शिता। दूसरा होता है अपराध दर में कमी, मतलब जहां वायलेंस कम हो रहा है। और तीसरा होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। अब तीनों चीजों के ऊपर 2010 में भारत को 55% नंबर आते थे, 2025 में आज भारत को 48% नंबर आ रहे हैं। मतलब पिछले 15 साल में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में सुशासन नहीं रहा, कुशासन की ओर भारत बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए उसने कहा कि पारदर्शिता रहनी चाहिए। भारत में पारदर्शिता कैसी है? पारदर्शिता ऐसी है कि दिल्ली में जब एक्यूआई बढ़ता है तो भाजपा की सरकार वहां पर एक्यूआई का जो मीटर होता है, मॉनिटर होता है, जो थर्मामीटर होता है, उसके ऊपर पानी का छिड़काव करती है। तो ऐसा ही है कि आपको बहुत बुखार लगा, आप डॉक्टर के पास जाइए, आप कहिए कि हमको बुखार है, चेक कीजिए। डॉक्टर थर्मामीटर मुंह में लगाने के बदले अपने बर्फ में, फ्रिज में रख दे और कहे कि आपको बुखार नहीं है। ऐसा तो थर्मामीटर चेक नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन कुल मिलाकर मेरा आखिरी सवाल है सिद्धार्थ कि कुल मिलाकर जो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अजीत डोभाल, वो क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? चाहे वो चाइना हो, चाहे जेन ज़ी की जो उन्होंने बातें कही हैं, वो बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? कि वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, या वो मोदी जी का पर्दाफाश करते हुए नजर आ रहे हैं, या वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देख लीजिए यही कारण है, मोदी जी इसीलिए फेल हो रहे हैं? मेरे ख्याल से जब कोई इतने बड़े पद पर रहने वाला आदमी, जिसके पास बहुत सारी गोपनीय जानकारियां होती हैं, और जिसके पास गोपनीय जानकारियां होती है इसका मतलब डाटा जिसके पास ज्यादा होता है, उसके पास कुछ अंदर खाने की सूचनाएं भी होती हैं। अंदर खाने की सूचना अगर वो सार्वजनिक कर रहे हैं, इसका मतलब ही कहीं ना कहीं ये है
कि भारत के प्रधान जी और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच में या तो संवाद की कमी हो रही है, या तो दोनों के विचारधारा में दोनों की किसी बात पर सहमति नहीं है, दोनों एक पेज पर नहीं है। क्योंकि ये जो दोनों बातें वो कर रहे हैं, ये दोनों बातें अपने आप में भारत की मोदी सरकार को फंसाने वाली बातें हैं। जब वो कहते हैं कि चीन के साथ हमारा सीमा का विवाद है, तो भारत के प्रधान जी तो कह रहे हैं कि हमारा कोई विवाद नहीं है, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत के प्रधान जी ये दोनों एक पेज पर नहीं दिख रहे हैं, या तो इनकी बात वो सुन नहीं रहे हैं, इसीलिए वो बाहर आके कह रहे हैं। और दूसरी बात, जब वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में, इन 3 जगहों पर कुशासन था, सुशासन रहा नहीं, गुड गवर्नेंस नहीं रहा, बैड गवर्नमेंट हो गई, इसीलिए सत्ता परिवर्तन हुआ। तो डाटा तो ये बताता है कि पिछले 15 साल में भारत में भी बैड गवर्नेंस बढ़ा है, गुड गवर्नेंस घट गया है। जैसे मैंने आपको AQI का बताया, पारदर्शिता। दूसरा है अपराध, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। 2010 में भारत में 1 लाख आदमियों पर 200 से कम अपराध होते थे। आज 2025 में 450 अपराध हो रहे हैं, मतलब 2.5 गुना ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। अपराध बढ़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज कहा जाता है, कानून का राज कहाँ है? सरकार को जिसके मन पर आता है, एक बुलडोजर का ड्राइवर आता है और बुलडोजर लेके किसी के भी घर पे चढ़ जाता है। आपने कल देखा बिहार में चुनाव हो रहा है, कोई प्रचार करने गया था, रास्ते में चलते उसको गोली मार दी जाती है। तो रूल ऑफ लॉ भारत में घट रहा है, वायलेंस, अपराध बढ़ रहा है, पारदर्शिता घट रही है। इसीलिए वर्ल्ड बैंक के स्केल में भारत की स्थिति पिछले 15 साल में पहले 55% नंबर था, आज 48% नंबर है। ये बात सिद्धार्थ को पता है, नीलू व्यास को पता है, आम आदमी को, इनको, हमारे जेम्स बॉन्ड को तो हमसे ज्यादा पता होगा। तो मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं अपने प्रधान जी को कि आप मेरी बात अंदर खाने में सुन लिया कीजिए, आप नहीं सुनेंगे तो मैं सार्वजनिक में कर दूंगा, सार्वजनिक में करूंगा तो इस तरह की चर्चाएं होंगी, तो अटपटी स्थिति बीजेपी सरकार के लिए आएगी। क्योंकि उनका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कुछ और बोल रहा है और प्रधान जी ठीक उसके विपरीत बोल रहे हैं। इसका मतलब अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है, ये स्पष्ट हो जाता है ना। इसका मतलब यह है कि अंदर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो मेरे ख्याल से काफी भारत की क्या कहते हैं, राजनेताओं के, संवैधानिक पद पर जो लोग हैं, खास करके प्रधान जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इन सब चीजों के अंदर काफी कुछ मेरे ख्याल से अंदर गर्मा गर्मी चल रही है। जैसे उदाहरण के लिए पुलवामा हुआ, हम सबको पता है 4-5 आतंकवादी आए थे। क्या ये स्टोरी ये भी दिखाता है कि शायद डोभाल और मोदी जी के बीच में भी सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी जी एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और डोभाल कुछ और बात करते हुए दिख रहे हैं। वही तो स्पष्ट हो रहा है, बिल्कुल। इसमें कुछ संकेत की बात क्या है, ये तो यही स्पष्ट हो रहा है कि डोभाल जी की बात या तो हमारे जेम्स बॉन्ड को हमारे प्रधान जी समय नहीं दे रहे हैं, बात करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, वो उनको सामने फटक नहीं दे रहे हैं, मिलने की तो बात दूर की। आपके सलाहकार की को आप अपने घर पर बुलाना ही बंद कर दीजिए, तो वो क्या करेगा? वो सलाह अब सार्वजनिक क्षेत्र में मंच पर जाके देना शुरू करेगा। क्योंकि अब देखिए, आपने हमको शो पर बुला लिया, जैसे हम लोगों की भी आदत खराब हो गई है, आप हमको रोज शो पर बुला लेती हैं, हम बोल देते हैं। बीच में 1 आध दिन के लिए आप कुछ दिन के लिए आप छुट्टी मनाने चली गई थी, आप नहीं आए थे, तो अब हमारे साथ बोलने की आदत जो पड़ गई थी ना, अब घर में बीवी बच्चों को पकड़ा के हम बोलना शुरू कर रहे थे, तो लोग बोलते थे कि आपको आदत पड़ गई है इसलिए बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को जो मोदी जी ने रखा था अपनी सलाह देने के लिए, शायद मोदी जी ने सलाह लेना बंद कर दिया है। अब उनके पास सलाह है, देंगे कहां पर? इसीलिए सार्वजनिक मंच पर आके दे रहे हैं। और तीसरी और सबसे मजेदार बात यह है कि इस तरह की अगर बात हो रही है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के ऊपर काफी प्रेशर आया हुआ है, भारत सरकार के ऊपर भी आया हुआ है। हमें पता है पहलगाम में जो घटना हुई थी, 25-27 लोग मारे गए थे, लेकिन मारने वाले जो आतंकवादी विदेश से आए थे, पाकिस्तान से, आज तक वो पकड़ में नहीं आए हैं, न तो वो मारे गए हैं। वो कौन थे, उनकी शिनाख्त नहीं हुई है। अब सोचिए, भारत की सरकार, भाजपा की सरकार, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा का दम भर के सत्ता में आती है, उसके लिए ये कितनी अटपटी स्थिति है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो कि अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हैं, अपना प्रचार जेम्स बॉन्ड के रूप में करते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा ब्लैक मार्क है। तो मेरे ख्याल से अंदर खाने में जो टॉप, जिसे कहते हैं ना, टॉप
पावर, टॉप कॉरिडोर्स ऑफ पावर, जो सत्ता के सबसे ऊंचे गलियारे हैं, वहां पर सब कुछ ठीक नहीं है। या तो जेम्स बॉन्ड साहब को हमारे 56 इंच के शेर उनकी बात सुन नहीं रहे हैं, या तो सुन के अनसुना कर रहे हैं। और हमारे जेम्स बॉन्ड का कहना है कि मेरा इतना कुछ अनुभव है, आपके ही फायदे की मैं बात बोल रहा हूं, आपका गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस में परिवर्तित हो चुका है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपका गुड गवर्नेंस का नंबर घट रहा है, और दुनिया भर का डेटा बताता है कि जहां पर भी गुड गवर्नेंस बैड गवर्नेंस बन जाती है, वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। ताजा ताजा श्रीलंका में हो गया, ताजा ताजा अब बांग्लादेश में हो गया, ताजा ताजा नेपाल में हो गया। तो कल आपके साथ भी ये न हो जाए, इस तरह की एक सावधानी, एक तरह से चेतावनी भी शायद दे रहे होंगे, लेकिन ये सार्वजनिक मंच से दे रहे हैं, ये आश्चर्यजनक है। इसका मतलब अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।